नमस्कार साथियों, मैं सीमा यादव। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। शुरू करते हैं तमस का अगला भाग। अंधेरा छटने लगा था जब प्रभात फेरी की मंडली गलियां लांघती हुई इमाम दीन के मोहल्ले में पहुंची। रास्ते में शेर खान के घर से झाड़ू, वेलचे, कढ़ाइयाँ और सफाई का अन्य सामान लेकर वे आगे बढ़ने लगे थे। सुबह की रोशनी में उनके थके थके पीले चेहरे साफ नजर आने लगे। मेहता जी को छोड़कर लगभग सभी के कपड़े मुचड़े हुए और मैले थे। वक्सी के सिर पर गांधी टोपी और एक ओर से चिपकी हुई थी, मानो सिर पर लादा हुआ कोई बोझ अभी फेंक कर आया हो। शंकर मास्टर, रामदास और अजीज के कंधों पर झाड़ू उठा रखे थे। देसराज और शेर खान के हाथों में कढ़ाइयाँ थीं। जनरल लंबा सा बांस उठाए था। दिन की रोशनी में मास्टर रामदास अपने हाथ में झाड़ू देखकर सकचाने लगा था। ब्राह्मणों से भी झाड़ू उठवाते हो गांधी महात्मा, जो करो थोड़ा है जी। ब्राह्मणों के हाथ में भी झाड़ू उठवा दिया और हल्के हल्के हंस दिया। झाड़ू उसने पीठ पर पीछे कर लिया। अपने वाक्य की ओर उत्तर न पा सका और तनिक ऊंची आवाज में बख्शी जी को संबोधन करके कहा, मैं नाली साफ नहीं करूंगा, पहले बोल देता हूँ। क्यों तुम्हें सुरखाव के पर लगे हैं? क्यों गांधी जी अपना शौचालय साफ कर सकते हैं, तुम नाली साफ नहीं कर सकते? मैं झूठ नहीं कहता, मैं झुक नहीं सकता। झुकता हूँ तो कमर में दर्द उठता है, मुझे पथरी की शिकायत है। गाय के लिए सानी पानी करते हो तो पथरी की शिकायत नहीं रहती। तामीरी काम करते वक्त ही तुम्हें पथरी की शिकायत होने लगती है। इस पर शंकर घूमकर बोला, मास्टर जी, हमें प्रचार करना है, कौन सचमुच की नालियां साफ करनी है। नाली मैं साफ करूंगा, तुम कढ़ाई में कूड़ा उठाते रहना। थोड़ी दूर जाने के बाद मंडली एक गली में घूम गई। यह किस रास्ते पर चल पड़े हो? सहसा पीछे से गोसाई जी ने चिल्लाकर कहा। मंडली के आगे आगे चलता हुआ देसराज दाएं हाथ को घूम गया था और उसके पीछे सारी मंडली ही उस ओर को जाने लगी थी। हाँ हाँ, मना कर दो, बख्शी जी ने हामी भरी। सुबह इन लोगों के नमाज का वक्त होता है, क्या फायदा मस्जिद के सामने से जाने का। ओ कश्मीरी, बख्शी जी ने चिल्लाकर कहा, तुम सब लोग सोए रहते हो। इधर मस्जिद के सामने से जाने को तुमसे किसने कहा है? हमेशा अपनी मनमानी करते हो। कश्मीरी लाल रुक गया। शेर खान और देसराज उधर घूम गए, हम भी उधर घूम गए, मगर कोई बात नहीं बख्शी जी, मस्जिद के सामने गाना बंद कर देंगे। नहीं नहीं, कोई ज़रूरत नहीं, देखते नहीं हवा कैसी हो रही है। तुम लौट आओ और पिछली गली में से होकर सीधे चौक की तरफ चलो। वहां से सड़कें पार करके इमामदीन के मोहल्ले में चलेंगे। मंडली लौट पड़ी और बाएं हाथ की तंग गली को लांघकर थोड़ी देर बाद इमामदीन के मोहल्ले के पास जा पहुंची। यह रास्ता प्रभात फेरी के लिए नया था। आमतौर पर शहर के बाहर की पुरानी बस्तियों में कांग्रेस प्रचार के लिए नहीं जाती थी। कमेटी के मैदान को लांघकर जाना भी दूर पड़ता था। इमामदीन का मोहल्ला कमेटी के मैदान के पार पूर्व की ओर था। एक जगह चरनी के पास मंडली खड़ी हो गई। कश्मीरी लाल ने, जिसके हाथ में तिरंगा था, सिर ऊंचा उठाकर पूरे जोर से नारा लगाया, इनकलाब। जवाब में सभी ने जोश से कहा, जिंदाबाद। बोलो भारत माता की जय।
नारे की आवाज़ सुनकर मोहल्ले के बच्चे भागते हुए घरों के बाहर आ गए। औरतें टाट के पर्दों के पीछे से झांकने लगीं। लाल कलगी वाला एक मुर्ग कूदकर कच्ची दीवार से ऊपर चढ़ गया और कुछ देर तक पर फड़फड़ाने के बाद कूं कुकड़ू कूं की बांग लगाई, मानो उसने मोहल्ले की नुमाइंदगी करते हुए सारे लोगों को नारे का जवाब देने को कहा। तुमसे तो यह मुर्ग ही अच्छा है कश्मीरी, कैसे रोब से बांग लगाता है, शेर खान बोला। क्यों कश्मीरी किसी से कम है, कश्मीरी कांग्रेस का कुक्कड़ है, शंकर ने तोड़ा। तू भी सिर पर लाल कलगी लगा ले कश्मीरी, इसे लाल टोपी ले दो बख्शी जी, फिर बिल्कुल कुक्कड़ नजर आएगा। क्यों कलगी के बगैर यह कुक्कड़ नजर नहीं आता, यह मादा कुक्कड़ है, कुकड़ी कश्मीरी कुकड़ी। नगर का हास्य व्यंग ऐसा ही था। मौके बेमौके साथियों के बीच छेड़छाड़ चलती रहती थी। बस बस अब काम शुरू करो, बख्शी जी चरनी पर लालटेन रखते हुए बोले। अधिकांश घर इकहरे एक मंजिल के थे। बहुत से घरों के दरवाजों पर टाट के पर्दे, सामने खुला मैदान, एक दूसरी के समानांतर दो कच्ची गलियां। एक गली में नालियां पर कच्ची थीं, दूसरी गली में नालियां खोदी ही नहीं गईं। गली में ही जानवर बंधे हुए थे। घरों में स्त्रियां सिर पर एक एक दो दो घड़े पानी भरने जा रही थीं। एक जगह एक बालक भैंस के नीचे से गोबर उठा रहा था। एक दूसरे के सामने बातें करते मैदान में जानवरों को ले जा रहे थे। बख्शी जी उसी रास्ते से चल लिए। ओ बादशाहो, यह क्या जुल्म करने लगे हो? एक छत की मुंडेर के पीछे खड़ा रंगी हुई दाढ़ी वाला कोई बुजुर्ग बोला। इधर बीमारी फेंक जाओगे तो उठवाएगा कौन? नाली में पड़ा रहने देते तो कम से कम एक जगह बना तो रहता। अब इसके जगह जगह ढेर लगा जाओगे, पहले से भी ज्यादा गंदगी फैलाओगे। बख्शी जी दूर से यह काम देख रहे थे। कमर सीधी करके खड़े हो गए। उन्हें शंकर और कश्मीरी लाल पर गुस्सा आया। ये जवान लोग कभी नहीं समझेंगे, वह बुदबुदाए। तामीरी काम का यह मतलब तो नहीं कि सचमुच नालियां साफ करने लग जाओ। इसका तो इतना भर मतलब है कि लोगों का ध्यान सफाई की ओर दिलाओ और देश की आज़ादी की ओर। पर बुजुर्ग अपना सुझाव दे चुकने के बाद मुंडेर पर से हट गया और बख्शी जी फिर आंगन बहारने में लग गए। तभी सामने वाली गली में से एक सफ़ेद दरीस बुजुर्ग निकला। हाथ में तस्बीह पकड़े हुए, जाहिर है मस्जिद की ओर से आ रहा था। सफ़ेद सलवार, सफ़ेद कुर्ता, नई तर्ज की वास्कट और सिर पर मुसद्दगी लुंगी पहने था। चाल ढाल से ही लगता है कि कोई मजहबी आदमी है। इन लोगों को झाड़ू लगाते और नालियां साफ करते देखकर रुक गया। फिर रामदास की ओर देखकर, जो झाड़ू हाथ में लिए धूल मिट्टी में भूत बन गए थे। बुजुर्ग बोला, हम लोगों पर एहसान का बोझ लादने आए हो। पर वह उनके सेवा भाव से बहुत प्रभावित हुआ जान पड़ा। आफरीन है, वाह वाह। और उसकी आंखें आंगन की ओर, गली नाली पर लगे एक एक कार्यकर्ता की ओर जाने लगी। खुश रहो, वाह वाह, कैसा नेक दिल पाया है, आफरीन है, वह बार बार कह रहे थे। हम क्या सफाई करेंगे बुजुर्ग बारम, हम कितना कुछ कर सकते हैं। बख्शी जी बुजुर्ग को बोलता देखकर झाड़ू उठाए उनके पास चले आए।
पर बुजुर्ग ने समझाते हुए कहा, मतलब गलियां साफ करने से नहीं, इसके पीछे जो जज्बा काम कर रहा है वह बहुत ऊंचा है। आफरीन, सद आफरीन, सफ़ेद रीस, बुजुर्ग ने कहा और धीमी गति से चलता मुस्कुराता हुआ मोहल्ले में से निकलकर मस्जिद की ओर जाने लगा। बख्शी जी को उसके मुंह से तामीरी काम की तारीफ सुनकर सुहानी खुशी हुई। उन्हें लगा जैसे आज का तामीरी काम सार्थक हो गया। वह देखो मेहता जी और अजीज की तरफ, शेर खान ने हंसकर कहा। दोनों ने झाड़ू को हाथ तक नहीं लगाया। मेहता जी को तो अपने कपड़ों का ख्याल है। बख्शी जी ने घूम कर देखा। बड़े साफ सुथरे हाथों से मेहता एक एक कंकड़ उठाकर कढ़ाई में सजा रहा। तर्जनी और अंगूठी से एक एक कंकड़ उठाता और कढ़ाई के पास लाकर करीने से उसमें डाल देता। आसपास बच्चों के अलावा बहुत से लोग इकट्ठे हो गए थे। टाट के पर्दों के पीछे से अनेक लड़कियां और औरतें ये प्रदर्शन देख रही थीं। जनरल, जो अभी तक लंबा बांस हाथ में उठाए चरनी के पास खड़ा था, चलता हुआ नाली साफ करने वालों के पास आ पहुंचा। नाली खोलने की जरूरत है, बांस लगाऊं? उसने फौजी अंदाज में पूछा। आसपास खड़े लोग हंस दिए। यह तामीरी काम बकवास ज्यादा करता है। शंकर ने कमर सीधी करते हुए कश्मीरी लाल से कहा, नालियां साफ करने से स्वराज नहीं मिलेगा। शंकर और कश्मीरी दोनों पसीना पसीना हो रहे थे। बहुत बकवक नहीं किया कर शंकर, बख्शी जी ने, जो अब गली के बीचों बीच झाड़ू उठाए खड़े थे, शंकर का वाक्य सुन लिया। भेजे में बहुत अक्ल आ गई है। बापू तो नालायक है ना, जो हम सबको चरखा काटने और तामीरी काम करने को कहते हैं। बख्शी जी सुबह सुबह शंकर के मुंह नहीं लगना चाहते थे, क्योंकि वह बड़ा मुंहफट आदमी था। फिर भी उनसे नहीं रहा गया। कुछ समझा कर शंकर, यह हमारी देशभक्ति का चिन्ह है। इस तरह हम गरीबों के स्तर तक उतर सकते हैं। क्या गरीबी में काम करने जाओगे तो पतलून पहनकर जाओगे? झाड़ू लेकर या खादी पहनकर जाते हो तो तुम्हें लोग अपना समझेंगे। तब से तामीरी काम करने लगे हो, आंदोलन ठप हो गया है। शंकर ने कहा, लगाओ झाड़ू और काथो चरके। और उसने एक और बेलचा कीच से भरकर ढेर पर डाल दिया। तभी जनरल ऊंची आवाज में बोला, तुम गद्दार हो, मैं तुम्हें जानता हूं, तुम कम्युनिस्ट हो। बस बस जनरल, बख्शी जी ने झट से कहा। जनरल बोलने लगेगा तो एक और बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। उसने उसे रोक पाना फिर नामुमकिन समझा। उसी वक्त एक आदमी कमेटी के मैदान की तरफ से भागता हुआ आया और शेर खान के घर की गली लांघकर एक और खड़े मोहल्ले के कुछ लोगों के पास जा पहुंचा और उनके साथ खुसफुस करने लगा। उसने काले रंग का वास्कट पहन रखी थी और बड़ा उत्तेजित लग रहा था। यूं तो इस तरह भागकर आना मामूली सी बात थी, मगर जिस ढंग से भागता हुआ वह आया, आसपास के लोगों को थोड़ा अजीब लगा। देखते ही देखते इधर उधर खड़े लोग वहां से हटने लगे। केवल छोटे बच्चे यहाँ तहाँ खड़े रह गए। फिर पलक मारते ही टाट के पर्दों के पीछे से स्त्रियां हट गईं। सकते में सभी आ गए। कांग्रेस के कार्यकर्ता हैरान थे कि क्या बात हुई है।
तभी वही सफ़ेद रीस जो हाथ में तस्बीह पकड़े आफरीन आफरीन करते हुए मुस्कुराते हुए वहाँ से गए थे, लौटते दिखाई दिए। मेहता और बख्शी जी साथ साथ खड़े थे और अनुमान लगा रहे थे कि क्या बात हुई है जो आनन फानन लोग वहाँ से हट गए। उनका मन हुआ कि बुजुर्ग के पास जाकर उनसे पूछें कि क्या मामला है। हाथ में तस्बीह झुलाता हुआ सफ़ेद परोस उसके पास आकर खड़ा हो गया। क्षण भर वहाँ ठिठका, फिर छूटते ही बोला, आप साहिबान यहाँ से चले जाइए। अगर अपनी खैरियत चाहते हो तो यहाँ से फौरन चले जाओ। कहते कहते उसकी आवाज़ ऊंची हो गई और ठुड्डी कांपने लगी। वह जैसे बख्शी जी और मेहता जी को ही संबोधन करके कह रहा था। अन्य कार्यकर्ता लपक कर पास आ गए। उठ जाइए यहाँ से, बुजुर्ग बोले जा रहा था। बस हो चुका जो आपको करना था, सुन रहे हैं आप। उसकी आवाज़ कांपने लगी। खंजीर के बच्चों, यहाँ से चले जाओ, वह चिल्लाया और कदम बढ़ाता हुआ वहाँ से चला गया। चारों ओर चुप्पी छा गई। बख्शी जी और मेहता जी एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। बख्शी जी ने सोचा, मुमकिन है शंकर या कश्मीरी लाल ने, जो अक्सर उलूल जुलूल बकते हैं, किसी से कुछ कह दिया जिससे मोहल्ले वालों को बुरा लगा। मगर यह आदमी तो बाहर से आया था, पहले यहाँ से जाते समय तो हमारी तारीफ करता था। अब क्या बात हो गई जो इतना बौखला गया। तभी एक उड़ता हुआ पत्थर आया और बख्शी जी के पास आकर गिरा। कश्मीरी लाल और शंकर हतबुद्धि से बख्शी जी की ओर देखने लगे। क्या बात है? मास्टर रामदास ने पास आकर पूछा। चलो यहाँ से चलें, यहाँ कोई गड़बड़ है, बख्शी जी ने कहा। यहाँ पर आना ही भूल थी। कहाँ हैं देशराज जो हमें इधर ले आए? मगर देशराज वहाँ पर नहीं था। किसी को मालूम नहीं था कि वह कब वहाँ से खिसक गया। कोई शरारत है। 2-3 पत्थर एक के बाद एक उड़ते हुए आए। एक पत्थर सीधा रामदास के कंधे पर लगा। निकल जाओ यहाँ से, यहाँ ठहरो नहीं। कार्यकर्ताओं की मंडली हड़बड़ाकर वहाँ से निकलने लगी। ऊंचा पास हाथ में उठाए जर्नैल चिल्लाया, तुम सब बुज़दिल हो, मैं तुम में से एक एक को जानता हूँ। मैं यहाँ तिमारी काम करके जाऊँगा। इस पर बख्शी जी ने कड़क कर फौजी हुक्म सुनाते हुए जर्नैल से कहा, झंडा संभालो जर्नैल, कहाँ है झंडा? जनरल फौरन अटेंशन हो गया और चप्पलें घसीटता चरनी के पास रखे झंडे को उठाने चला गया। तभी 2 पत्थर एक के बाद उड़ते हुए चरनी पर गिरे। दूसरा वहाँ जनरल खड़ा था, जमीन पर पड़ा। इसके साथ ही 3 आदमी सामने से गली लांघ कर आए और गली के सिरे पर खड़े हो गए। मंडली के लोग चुपचाप वहाँ से निकलने लगे। कश्मीरी लाल ने जनरल के हाथ से झंडा ले लिया। मेहता ने जमीन पर रखी कढ़ाई वहीं उलट दी जिसमें वह कंकड़ बटोर रहा था। बख्शी जी के हाथ से लालटेन झूल रही थी, पर उनकी गर्दन झुकी हुई थी। बेलचे कुल्हाड़ियाँ शेरखान के घर में रख दें, मास्टर रामदास ने बख्शी जी से पूछा। अब जैसे हो चलते चलो, यहाँ रुकना नहीं। कहीं कोई गड़बड़ है, बख्शी जी ने मेहता से कहा। क्या मालूम कश्मीरी या शंकर ने मोहल्ले की किसी लड़की या बड़की को छेड़ा हो। आपने भी तो कांग्रेस में लोफर भर्ती कर रखे हैं। कैसी बातें कर रहे हो मेहता जी? कश्मीरी तो सारा वक्त नाली साफ करता रहा, यहाँ कोई दूसरी बात जान ही नहीं पड़ी। कहाँ जा रहे हो बख्शी जी? उधर नहीं जाओ, एक लंबे कद के मोहयाल व्यक्ति ने, जो बख्शी जी का परिचित था, आगे बढ़कर कहा। इस वक्त तक कश्मीरी जनरल और मास्टर रामदास भी बख्शी और मेहता के पास पहुंच चुके थे।
उधर गली के बाहर देखो, आपको कुछ नजर नहीं आया? मस्जिद के दरवाजे के नीचे सीढ़ी की ओर देखिए। मस्जिद की सीढ़ी पर कोई काली काली चीज पड़ी थी। कोई आदमी सुअर मारकर फेंक गया है। बख्शी जी ने मेहता के चेहरे की ओर देखा, मानो कह रहे हों, देखा, मैंने कहा था ना कोई गड़बड़ है। सभी ने घूमकर उस ओर देखा। मस्जिद की सीढ़ी पर एक काले रंग का बोरा सा रखा नजर आया, जिसमें 2 टांगें बाहर निकली हुई थीं। मस्जिद का हरे रंग का दरवाजा बंद था। लौट चलो, यहीं से लौट चलो, मास्टर रामदास ने धीरे से कहा। बख्शी जी, यहीं से लौट चलें, आगे मुसलमानों का मोहल्ला है, किसी ने शरारत की है। मेहता बुदबुदाया। आपको पक्का मालूम है कि सुअर ही है? क्या मालूम कोई और जानवर हो? कोई और जानवर होगा तो मुसलमान इतना बिगड़ेंगे नहीं, बख्शी जी ने खीस कर कहा। हाँ हाँ जनरल, कांग्रेस की शरारत है, मगर इस वक्त तुम चुप रहो, बख्शी जी ने उसे समझाते हुए कहा। सहसा सामने वाली सड़क पर एक तांगा सरपट दौड़ता हुआ निकल गया। इसके बाद मस्जिद की बगल में भागते कदमों की आवाजें आईं। सड़क के पार बाईं ओर बैठने वाले कसाई ने टंगे हुए बकरों पर कपड़ा चढ़ाकर दुकान पर ताक लगा दिया। आप यहाँ से निकल जाइए बख्शी जी, यहाँ पर लोगों के रहने से इस ताला बढ़ेगा, बख्शी जी के मुहयाल मित्र ने समझाते हुए कहा। आप सुअर की लाश को उठवाएंगे? मुहयाल ने हैरान होकर कहा। आपको तो मैं समझता हूँ उस तरफ जाना भी नहीं चाहिए। मैं इनसे इत्तेफाक रखता हूँ, मेहता जी बोले। हमें इसमें नहीं पड़ना चाहिए, इससे मामला और बिगड़ सकता है। बख्शी जी ने अपने हाथ की लालटेन एक घर के चबूतरे पर रखी और मेहता की ओर देखकर बोला, मेहता जी, आप क्या कह रहे हैं? हम चुपचाप यहाँ से निकल जाएं और तनाव बढ़ने दें? अपनी आंखों से न देखा होता तो दूसरी बात थी। फिर कश्मीरी लाल और जनरल को संबोधन करके बोले, तुम आ जाओ मेरे साथ। और वे गली में से निकलकर मस्जिद की ओर जाने लगे। कश्मीरी दुविधा में पड़ गया, जाए या न जाए। इमामदीन के मोहल्ले में पत्थर पड़े थे, यहाँ पर न जाने कोई क्या कर बैठे। उसके माथे से पसीना आने लग गया। उसने झंडा को बांस की दीवार के सहारे खड़ा कर दिया और वहीं ठिठका खड़ा रहा। टांगों में लर्जिश सी होने लगी, पर उस वक्त तक जनरल और बख्शी सड़क पार कर चुके थे। थोड़ी देर तक कश्मीरी वहीं ठिठका खड़ा रहा, फिर वह भी उनके पीछे पीछे गली में से निकल आया। सड़क पर पहुंचकर उसने पीछे मुड़कर देखा। मोहयाल सज्जन जा चुके थे, केवल मेहता जी वहां खड़े थे। उसे लगा जैसे सारी गली सुनसान पड़ गई। बाएं हाथ सड़क के किनारे 3-4 दुकानें थीं, सब बंद थीं। कुछ लोग कुएं के पास गांठ सी बनाए खड़े इसी ओर देखे जा रहे थे। इससे भास हुआ जैसे छज्जों पर जगह जगह लोग खड़े हैं, लेकिन घरों के दरवाजे बंद हैं। काले रंग का सुअर था, कोई उस पर बोरा डाल गया था, पर बोरे के नीचे से उसकी टांगें, पेट का कुछ हिस्सा नजर आ रहा था। अभी तो इसे यहीं पर रखो, मस्जिद का दरवाजा तो खुले, मस्जिद की सीढ़ी को धो देते हैं, बख्शी जी ने कहा और कश्मीरी लाल से बोले, तुम जाओ कश्मीरी, इधर पीछे भंगियों के डेरे में चले जाओ, वहाँ म्यूनिसिपैलिटी के भंगी रहते हैं। देखो, अगर 2 भंगी अपना ठेला ले आए तो इसे उठवा देते हैं। तभी कुएं की ओर से किसी के भागते कदमों की आवाज आई। तीनों ने घूमकर देखा, एक गाय भागती आ रही थी। उसके पीछे पीछे एक आदमी सिर पर मुंडासा बांधे और हाथ में डंडा लिए गाय के पीछे पीछे भागता हुआ उसे हांके लिए जा रहा था। उसकी छाती खुली थी और गले में तावीज झूल रहा था। चिकनी खाल वाली बादामी रंग की गाय थी, मोटी मोटी चकित सी आंखें,
डर के ही मारे उसकी पूंछ उठी हुई थी, लगता जैसे रास्ता भटक गई है। तीनों ठिठक गए। मुंडासे वाले आदमी ने मुंह लपेट रखा था। गाय को हाँकता हुआ वह सड़क के पार से गुजरा और फिर उसे दाएं हाथ एक गली की ओर ले गया। बक्सी जी देर तक ठिठके खड़े रहे, फिर धीरे से बोले, लगता है शहर पर चीलें उड़ेंगी। आसार बहुत बुरे हैं। और उनका चेहरा पहले से भी ज्यादा पीला और गंभीर लगने लगा। साप्ताहिक सत्संग की समाप्ति से पहले पुण्यात्मा वानप्रस्थी जी सदा की भांति मंत्र पाठ करने लगे थे। इस मंत्र को वह सत्संग रूपी यज्ञ की अंतिम आहुति कहा करते थे। गिने चुने इन विशिष्ट मंत्रों तथा श्लोकों में भारतीय संस्कृति का सार पाया जाता था और वर्षों के आग्रह के बाद वानप्रस्थी जी सभी सभासदों को ये मंत्र कंठस्थ करवा रहे थे। वेदी पर बैठे ही बैठे आंखें बंद कर, हाथ जोड़ और सिर नवाकर वानप्रस्थी जी मंत्रोच्चारण करने लगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। सारे सत्संग में अकेले वानप्रस्थी जी ही थे जो संस्कृत के ज्ञाता थे। उन्होंने सभी वेद वेदांग पढ़ रखे थे, इसलिए जब वह पढ़ते तो कभी उच्चारण में भूल नहीं होती थी, बल्कि लगता था एक एक शब्द पूरी समझबूझ के साथ दिल की गहराइयों से निकल रहा था। उपनिषद के श्लोक के बाद उन्होंने गीता के 2 श्लोक पढ़े। अपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम। सभासद साथ साथ गुनगुनाने लगे। कुछ लोग उच्चारण में पीछे छूट गए। इस कारण वानप्रस्थी जी के पढ़ चुकने के बाद भी सभा में कुछ देर तक गुनगुनाती आवाजें आती रहीं। अंत में शांति पाठ हुआ और सारा हॉल पुरुष स्त्रियों के कंठ से गूंजने लगा, क्योंकि शांति पाठ का मंत्र सभी को कंठस्थ था। ओम धौ शांति पृथ्वी शांति रापः, शांति रौषधाय, शांति वनस्पति। सचमुच ऐसा जान पड़ने लगा जैसे शांति का अलौकिक प्रभाव वायुमंडल में छाने लगा है। चारों ओर शांति व्यापने लगी और इन मुक्त कंठों से निकलने वाली शांति की ध्वनि घर घर तक पहुंच रही थी। अंतिम आहुति में सचमुच सभी को बड़ा आनंद आता था। मंत्रोच्चारण के बाद एक प्रार्थना का गीत गाया जाता है और उसमें भी समस्त चर अचर जगत के सुख की कामना की जाती। ताली बजा बजा कर वानप्रस्थी जी गा रहे थे, सब पर दया करो भगवान, सब पर कृपा करो भगवान। पुण्यात्मा जी के आग्रह पर सत्संग में परंपरागत आरती का गायन हुआ, क्योंकि उसमें मैं मूर्ख खलकामी जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया जो वानप्रस्थी जी के विचारानुसार हीन भावना पैदा करते थे, तो गायन कम कर दिया गया। उसी तरह किन्हीं खन्ना जी का लिखा हुआ वह गीत भी निकाल दिया गया था जिसमें हम सब ही पुत कपुत तेरे की चर्चा की गई थी, जो वानप्रस्थी जी को मंजूर नहीं था। अंतिम आहुति समाप्त हुई। इसके बाद सभा को विसर्जित हो जाना चाहिए था, परंतु सभासद बैठे रहे क्योंकि मंत्री जी को कोई जरूरी सूचना देनी थी। मंत्री जी उठे पर ऊपर उन्होंने केवल इतना ही कहा कि सभा विसर्जन के बाद अंतरंग सभा के सदस्य कृपया बैठे रहें, एक जरूरी विषय पर विचार करना है। इस जरूरी विषय के बारे में भी सभासदों को खटका पहले से था।
वानप्रस्थी जी के भाषण में भी बार बार इस विषय का संकेत मिलता रहा। यहाँ तक कि प्रवचन देते समय वानप्रस्थी जी स्वयं अत्यधिक विचलित और भावोद्वेलित हो उठे थे। उनका चेहरा तमतमा रहा था और होंठ फड़फड़ा रहे थे। विशेष रूप से जब उन्होंने आवाज ऊंची उठाकर मर्मभेदी आवाज में ये पंक्तियां पढ़ी थी, फैलाए घोर पाप यहाँ मुसलमीन ने, नेमत फलक ने छीन ली दौलत जमीन ने। फैलाए घोर पाप यहाँ